Hello everyone and welcome to my channel DNT English Classes. Well, in today's session, in this video, we are going to cover the sixth poem of First Flight, Amanda. Well, this poem is written by one of the greatest feminist writer, Robin Klein. She is an Australian writer. Well, इन क्लाइन की विशेषता क्या है कि सी राइट्स अबाउट चिल्ड्रंस बुक, ये बच्चों की किताब लिखती है. एंड दिस पोएम अमेंडा इज ऑल्सो अबाउट द चिल्ड्रंस एंड इट इज अबाउट द वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स ऑफ एवरी पेरेंट्स एज हाउ दे शुड अपब्रिंग देयर चिल्ड्रन. इस पोएम में हम लोग बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग मैसेज देखेंगे कि what are these problems normally we parents face during upbringing of our children. हम छोटे बच्चों को बड़े होते देखते हैं और फिर एक छोटा बच्चा क्या होता है, तो वो एक इग्नोरेंट होता है, अज्ञान होता है. एंड देयरफॉर दे लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. और वो पेरेंट्स होते हैं, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स as to teach them, as to make their habits of having all good habits. हर एक बढ़िया चीज हम लोग छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हैं. Well, in this poem, इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि एक अमेंडा नाम की एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है. She is I mean in adolescence or maybe in teenage age. और उसकी मदर constantly, very regularly, she is giving instruction always as what to do, what not to do. It is very natural. ये स्वाभाविक है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो सोसाइटीज़ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कंडक्ट है, उसमें हमारा बच्चा पले और बड़ा हो, सो दैट कि वो आगे जा कर के एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का मेंबर बन सके. और जिस तरह से हमने देखा है कि क्लाइन की इस पोएम में कि शी इज टॉकिंग अबाउट ए गर्ल, और हम समझ सकते हैं कि जब एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा थॉट्स आता है, बहुत सारा फैंटेसी आइडियाज़ आते हैं और वो उन आइडियाज़ में खोया हुआ रहता है. बट हम पेरेंट्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम चेक करते हैं उसके सारे एक्टिविटीज़ को, और हम उसके सारे जेस्चर, पोस्चर, उसके हाव भाव और तौर तरीके को हम लोग हमेशा उसे रिमाइंड करते रहते हैं ताकि वो एक बढ़िया सा बिहेवियर के साथ ग्रो हो, उसकी जो आदतें हो वो सब बढ़िया बढ़िया सा हो. साथ में अब हम देखेंगे कि ठीक पेरेंट्स ऐसा करना चाहिए और करते भी हैं, हर कोई करते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन थिंग. ये हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और वो बड़े होते रहते हैं. तो दिस इज़ द कॉमन थिंग विच वी सी एवरीवेयर. बट नाउ देयर इज़ ए बिग कंसर्न कि हम जो बच्चे को हमेशा डांटते हैं, हम हमेशा उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमेशा उसको बात बात पर हर एक छोटी चीज़ के लिए उसे टोकते हैं, तो हमें उसके रिएक्शंस भी समझने होंगे. रिएक्शंस इन द सेंस कि जब हम उस बच्चे को डांटते रहते हैं, जब उस बच्चे को हम टोकते हैं, तो क्या वो चीज़ वो बच्चा पसंद करता है कि नहीं करता है. समटाइम्स कभी कभी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उसे कुछ कहते रहते हैं बट बच्चा ध्यान नहीं देता है. ऐसा लगता है जैसे वो हमारी आवाज़ को अवॉइड कर रहा है या फिर वो प्रिटेंड कर रहा है कि हम नहीं सुन रहे हैं. ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा नहीं चाहता है कि उसका जो फ्रीडम है वो हमेशा कर्टेल कर दिया जाए, उस फ्रीडम को हम रिड्यूस कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए. तो दे नेवर वुड लाइक टू बी डिप्राइव्ड. मतलब वो नहीं चाहता है कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा फ्रीडम को ले ले. तो उसके अंदर में एक रिएक्शन होता है और बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में डेवलप हो जाते हैं. तो पेरेंट्स एक तरफा उसे डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं, बट उसके अंदर में जो रिएक्शंस हो रहा है उस रिएक्शन को पेरेंट्स नहीं चेक करते हैं. यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम बच्चे को देखते हैं कि पेरेंट्स के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और पेरेंट्स को लेकर वो बहुत नेगेटिव हो जाता है और वो पेरेंट्स के बारे में एक जो बुरा सा सोच है वो उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है.
जबकि हमने देखा कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग टू डू, बिकॉज ही इज द ओनली एंड दे आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू डू सो, अदरवाइज नन ऑफ द पर्सन विल डू। तो यहां पर पेरेंट्स को उसके अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। I want to say that there should be a mutual understanding amongst the children and their parents. Well, अब इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से रॉबिन क्लाइन ने इस इशूज को उठाया है, और हमारे समाज में तो बहुत ही ज़्यादा ये रिलेट करने वाला टॉपिक होगा, क्योंकि देखिए जब ये बॉयज़ का कंसर्न हो तो बॉयज़ के बहुत सारे मैनर्स को उतना माइन्यूटली नहीं चेक किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें गर्ल्स का, इन केस ऑफ गर्ल्स, तो वो जब छोटी से बड़ी होती रहती है तो उसकी हर एक एक्टिविटी को वो कैसे बैठे, वो कैसे चले, वो कैसे रहे, सो ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स द कंसर्न फॉर द मदर। तो इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि अमेंडा एक छोटी लड़की है जिसकी मदर उसे बार बार हर एक चीज़ों के लिए टोकती है, तो हम उसमें किस तरह के रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि ये उसकी मदर जो है वो एकदम एंग्री टोन में, गुस्से में अपनी बेटी को डांट रही है, उसे सुधारने की कोशिश कर रही है, उसकी गलतियों को चेक कर रही है। लेकिन ठीक उसके नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग अगले स्टैंजा में देखते हैं कि पैरेंथेसिस का यूज होता है। पैरेंथेसिस क्या होता है ये हम आगे फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। वो ब्रैकेट्स के अंदर में होता है और वो उसके अंदर में जो भी थॉट्स है वो अमेंडा के थॉट्स हैं, वो एक इमेजिनेशन है। इट्स नॉट द डायलॉग्स ऑफ स्पोकन बाय एनीवन। ये ना उसकी मदर के डायलॉग है ना अमेंडा के डायलॉग है। इट इज द थॉट, इट इज द आइडियाज व्हिच शी इमेजिन्स। तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे एंड thereafter we definitely will see the rhyming is the literary devices and the poetic devices. Well, the poem goes like this. Don't bite your nails, Amanda. Don't haunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Well, ऐसा लग रहा है कि इस स्टैंजा में अमेंडा की मदर उसे कह रही है कि अमेंडा तुम नाखून क्यों चबा रही हो, नाखून क्यों काट रही हो। डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच का मतलब होता है बेंड करना। अपने कंधे को क्यों झुकाई हुई हो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग का मतलब होता है यहां पर एकदम डल होकर के, लेजी होकर के, शरीर को एकदम झुका करके बैठना। तो शी इज आस्किंग डोंट स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। मदर उसकी जेस्चर, उसकी पोस्चर को चेक कर रही है कि अमांडा क्या करती है। तो उसकी एक हैबिट, वो अपने नाखून चबाती है। उस नाखून चबाने के लिए उसे रोका जाता है। फिर अमांडा से कहा जाता है कि वो अपने गर्दन को, अपने जो वो उसके जो कंधे हैं वो उसको नीचे करके नहीं बैठे। उसे कहा जा रहा है कि वो स्लॉचिंग होता है, जैसे हम एकदम लेजी की तरह शरीर को झुका करके बैठ जाते हैं। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। सिट स्ट्रेट, सीधा होकर बैठो। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखेंगे कि ये जो चीज नेक्स्ट स्टेंजा है वो पूरा ब्रैकेट्स में है। इसमें ब्रैकेट मतलब यहां पैरेंथेसिस का यूज हुआ है, जहां पर वो ब्रैकेट के अंदर में जो भी थॉट्स, जो भी लाइंस दिया हुआ है, वो लाइंस एक इमेजिनेशन होता है। ये बताता है ब्रैकेट्स की बात कि ये किसी का स्पोकन वर्ड्स नहीं है। इट इज जस्ट द इमेजिनेशन एंड द आइडियाज ऑफ समबडीज। ये कॉन्ट्रास्ट आइडियाज अमेंडा का है। जब उसकी मदर उसे बहुत सारी चीजों के लिए टोकती है तो उसके अंदर में क्या रिएक्शन होता है, एकदम बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन होता है। दैट इज व्हाट शी इमेजिन्स। वो अब क्या सोचती है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वेल, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेंजा में जब उसकी मां उसे कई चीजों के लिए टोकती है कि ऐसा मत करो, वो चाहती है कि हमारी बच्ची एक बहुत ही सिविलाइज्ड होकर, कल्चर्ड होकर, मैनर्ड होकर, डिसेंट होकर वो ग्रो हो, ताकि आगे जाकर वो एक बढ़िया पर्सन बन सके।
बट इसके कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है कि अमेंडा के दिमाग में ये कोई बात एडजस्ट नहीं हुआ, उल्टा अमेंडा सोच रही है अब बिल्कुल बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट हर मदर इज टेलिंग। अब वो सोच रही है देयर इज अ लैंक्वेट एमरल्ड सी, कि एक शांत, एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन सी, और लैंक्विड का मतलब होता है पीसफुल, रिलैक्स्ड, और सागर हमेशा ही शांत होता है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, इनहैबिटेंट मीन्स रेसिडेंट। वो कह रही है कि एक ग्रीन एमरल्ड सी होगा, बिल्कुल ही शांत, और उस पूरे सागर का एक ही इनहैबिटेंट होगा, एक ही रेसिडेंट होगा। सोल मतलब होगा वो सिंगल, वो एलोन इनहैबिटेंट्स, एंड ईच मी। हियर मी इज यूज्ड फॉर अमेंडा। अमेंडा कहती है कि पूरे सागर में कोई नहीं होगा, इट इज मी ओनली, सिर्फ मैं होंगी। अ मरमेड, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहां पर रॉबिन क्लाइन ने एक बहुत सुंदर फेरी टेल से कैरेक्टर को लिया है, मरमेड। और ये मरमेड क्या होते हैं? ये मरमेड एक तरह का कैरेक्टर है जिसका आधा बॉडी विमेन का होता है, औरत का होता है, गर्ल, एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज ऑफ फिश। तो ये जलपरी है, पानी में रहती है, आधा इसका बॉडी फिश है, आधा ये विमेन के शेप में है। और वो सी में किस तरह से है? तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मीन्स इज कैरीड स्लोली। पानी में क्या होता है कि समुद्र के अंदर में जो लहरें हैं, उस लहरों से वो जलपरी धीरे धीरे स्लोली कैरीड। यहां पर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स कि सी इज फ्लोटिंग, सी इज स्विमिंग स्लोली एंड स्लोली, और ब्लिसफुली, ब्लिसफुली हियर मीन्स हैप्पीली। देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि जिस तरह से उसकी मदर फर्स्ट स्टेंजा में उसे बार बार टोकती है सर्टेन चीज को लेकर, सेकेंड स्टेंजा में हमने उसकी इमेजिनेशन को देखा कि उसके विपरीत वो क्या सोच रही है। तो वो सोच रही है कि एक सागर होगा शांत सा, मैं क्या होंगी? तो मैं एक मरमेड, एक जलपरी होंगी। नहीं, उसमें मैं धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली, जहां मेरी मन उस पूरे सागर में सिर्फ मैं अकेली होंगी और घूमेंगी। यहां पर पता चल रहा है कि वो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहती है, सी वॉन्ट्स फ्रीडम। और यहां पर जैसे उसने कही कि सी विल बी द लोन रेसिडेंट इन दैट सी, कि वो उस सागर में अकेली होई। दैट मीन्स कि वो नहीं चाहती है कि कोई पर्सन आए हमें इंस्ट्रक्ट करे, हमें ऑर्डर दे, हमें टोके, या फिर हमें किसी के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को, हैसल्स को मानना हो। तो सी वांटेड टू बी फ्री। और फिर वो सोचती है कि जब मैं मरमेड होंगी तो मैं किसी का, मतलब मैं बिल्कुल ही केयर फ्री हो जाऊंगी, हमें किसी का डर नहीं होगा, किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करने होंगे, हमें कोई गाइड करने वाला, हमें कोई हर वक्त टोकने वाला भी नहीं मिलेगा। वेल, अब हम देखेंगे कि अगला स्टेंजा में क्या दिखाया गया। नेक्स्ट स्टेंजा में हम फिर देखेंगे कि अमेंडा की मदर उसे फिर टोकती है। क्या कहती है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अब हमने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा में वो कई चीजों को करने से रोकती है, एज व्हाट नॉट टू डू। नहीं, नेल बाइट मत करो, स्लॉचेस होके मत बैठो, नहीं, देन हंचिंग मत करो। अब इस स्टेंजा में वो कह रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा, तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। तुमने अपना जूता साफ किया, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था जूते साफ करने के लिए। वेल, हमने क्या देखा कि अमेंडा को हर एक छोटे छोटे चीजों के लिए बार बार टोका जा रहा है, और जितनी बार अमेंडा से हर एक चीज के लिए टोका जाता है या फिर कहा जाता है या उनकी आदतों को सुधारने का कोशिश होता है, जब उसकी चीजों को चेक किया जाता है, तो वो
इसे पसंद नहीं करती है। सी डिडंट लाइक दिस। सी अब इसके अपोजिट, सी वांटेड टू हैव द फ्रीडम। वो चाहती कि वो इस तरह की चीजों को वो नहीं पसंद करती है। नेक्स्ट स्टेंजा हमने देखा कि फिर से पैरेंथेसिस का यूज होता है, ब्रैकेट्स में ये लाइन आना है, और ये इसमें फिर से एक बार हम लोग जो अमेंडा का जो इमेजिनेशन है, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसका फैंटेसी है, वो उस चीज को हम लोग इस ब्रैकेट्स के अंदर देखेंगे। अब देखिए, एक बार जब वो उन चीजों को नहीं पसंद की तो वो मरमेड बन जाना पसंद करती है। अब यहां पर फिर क्या बनेगी? वो कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Well, dear, I'm an orphan. Orphan हम कहते हैं अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। अब अमांडा अपने इस पेरेंट से इतना ज्यादा फेडअप हो गया है, देख लीजिए, उसके अंदर इतना नेगेटिविटी आ गया है कि वो चाहती है कि नहीं, मेरा अच्छा होता कि मेरे मां बाप नहीं होते, मैं ऑर्फन होता। देखिए, यहां पर ऑर्फन वो है नहीं, शी इज नॉट ऑर्फन, लेकिन वो सोचती है। क्यों? क्योंकि उसे जिस तरह से इंस्ट्रक्शन बार बार दिया जाता है, जिस तरह से क्वेश्चंस एंड कंसर्न उसके ऊपर पूछा जाता है, उससे उन चीजों से वो एकदम फेडअप हो जाती है, बोर्ड हो जाती है, अनॉयड हो जाती है, इरिटेट होकर कहती है, इमेजिन करती है इसके ठीक विपरीत कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट। अब जब आप अनाथ हैं भाई, तो आपके जब मदर ही नहीं है, फादर ही नहीं है, आपका कोई केयरटेकर ही नहीं है, तो आप कहां जाएंगे, आप क्या करेंगे? आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो सी थिंक्स दैट शी इज एन ऑर्फन एंड रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। वो पूरा इधर से उधर अपने मन की घूम रही है, कोई टोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अनाथ बना ली। ये बहुत बार हम रिलेट करते हैं कि जब पेरेंट्स बच्चे को कुछ कहते हैं तो बच्चा कभी सोचता है कि ये मेरा दुश्मन हो गया है, और सोचता है कि अच्छा होता कि ये नहीं होते, मर जाते। यहां पर बच्चे का इस तरह का सेंस बता रहा है कि एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर में किस तरह से नेगेटिव फीलिंग्स अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा है। बट समटाइम्स पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। हम पेरेंट्स उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। there is not a mutual understanding, there is no camaraderie feelings no amongst the children and with their parents. तो बच्चा अनाथ बनना पसंद करता है यहां पर अमेंडा, और फिर आगे कहती है I pattern soft dust with my hushed bare feet. काश वो कहती कि अगर मैं ऑर्फन होती, जैसे कि वो सोच रही है कि मैं ऑर्फन हूं, शी इज रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, और जब आप स्ट्रीट से चलेंगे तो स्ट्रीट में वो डस्ट होंगे, मिट्टी होगा, धूल होंगे, और वो कहती है कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। वो उस धूल पे, उस मिट्टी पे वो खाली पैर चलेगी, बेयर फीट। और हम छोटे बच्चे जब मिट्टी के ऊपर से चलते हैं तो हम उस पे ना पैटर्न बनाते हैं, कुछ डिजाइन बनाते रहते हैं पैर से चल के, और वो डिजाइन को देख करके जो उस मिट्टी पे बनाती है, वो उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है। देखिए यहां पर किस तरह की हम चीज को देख रहे हैं कि एक तरफ उसकी मदर कह रही है कि डिड यू क्लीन योर शूज, तुमने अपने जूते साफ किए, डिड यू टाइडी योर रूम, तुमने अपने कमरे को साफ किया कि नहीं। ठीक उसके अपोजिट अमेंडा सोच रही है कि मैं ऑर्फन हूं, मैं सड़क पे इधर उधर घूम रही हूं केयरलेसली, एमलेसली, और मैं ऐसे सड़क से घूम रही हूं जहां पर मिट्टी है, बालू है, और मैं उसके ऊपर में पैटर्न बना रही हूं, और उस पैटर्न को वो देख करके कह रही कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूं। शी इज क्वाइट happy as to see the pattern which she makes on that soft dust. The silence is golden and the freedom is sweet. Well, कहती है the silence is golden. Silence वो नहीं चाहती है कि
उसे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हो, वो चाहती है कि मैं बिल्कुल ही साइलेंट रहूं, ऐसा जगह रहूं जहां पर मुझे कोई टोके नहीं। और वो जो साइलेंस है वो गोल्डन कहा गया, गोल्डन से साइलेंस को कंपेयर किया गया, मेटाफॉर। अब यहां पर गोल्डन क्या है, तो गोल्डन जो चीज है जो भी, वो काफी प्रीसियस होता है, मूल्यवान होता है। यहां पर साइलेंस को वो ज्यादा प्रीफर करती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है और कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और स्वीट जिसे मीठा सबको पसंद होता है, उसी तरह से वो कह रही है कि जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो बहुत प्यारा है। इस स्ट्रेंजा में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस घर के अंदर, जो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस, बहुत सारा कोड एंड कंडक्ट जो छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स का मानना होता है, सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जो जो फॉलो करना होता है, इन सब से वो एकदम एनॉयड हो गई है और वो चाहती है कि उसे फ्रीडम हो। वेल, फ्रीडम बिल्कुल जरूरी है। हमने शुरू में भी देखा कि द फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी कर्टेल्ड, उनको आजादी मिलना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड इन एनी वे, मतलब उनकी जो भी फ्रीडम है उसे नहीं छीना जाना चाहिए। बट हियर ऑल्सो कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द फ्रीडम शुड बी गिवन टू देम, उन बच्चों को किस हद तक फ्रीडम दिया जाना चाहिए, एंड हाउ मच इट इज डिजायरेबल, दैट इज द क्वेश्चन। फ्रीडम is given, it is quite true, but there should be, the freedom should be in restricted sense. As what? They should not use the freedom in wrong way or meaninglessly or worthlessly. तो फ्रीडम को उसने स्वीट कही, साइलेंस को उसने गोल्डन कही। अपने बेयर फीट से उस सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बनाकर खुश होना चाहती है, वो ऑर्फन अपने आप को मान रही है। तो इस में फिर से हमने पैरेंथेसिस देखा कि यहां पर जो भी विचार, जो भी थॉट्स हमने देखा, वो उसकी इमेजिनेशन है। छोटे बच्चे बहुत सारे कल्पनाशील होते हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे जो टेल्स हैं, जो कहानी की बातें हैं, या फिर जो अनयूजुअल चीजें हैं जो उसके दिमाग में आना, इट इज क्वाइट यूजुअल, इट इज क्वाइट कॉमन। वेल, अब हम फिर से एक बार नेक्स्ट स्ट्रेंजा में देखेंगे। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब हमने देखा कि फिर से एक बार अमेंडा की मदर उसे टोक रही है। क्यों टोक रही है? तो कह रही है कि अमेंडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट। अमेंडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी। अमेंडा, अरे अमेंडा, एक्नी का मीन्स होता है पिंपल्स। देखेंगे जब छोटा बच्चा बड़ा होता रहता है, लड़की लड़का जो भी, तो उसके स्किन पे, ऑयली स्किन पे पिंपल्स आते रहते हैं, बहुत सारे फोरे फुंसे ये सब होते रहते हैं। इस उम्र में ये चीजों का होना कॉमन होता है, इसलिए जो मदर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ ना खाए पिए कि वो दिखने में ख़राब हो जाए या उसका हेल्थ ख़राब हो जाए। खास करके लड़कियों के लेकर जो उसकी मदर होती है बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है, और वो बार बार टोकती है उसको कि अमेंडा, भूल गई क्या तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी। इस चॉकलेट खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, यू फॉरगॉट। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमेंडा की मदर कहती है कि अमेंडा, किधर देख रही हो तुम? जब मैं तुमसे बात कर रही होती हो तो तुम मेरी तरफ देखा करो। देखिए, बच्चे कभी कभी क्या होता है कि आप उसे डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं, बच्चा के दिमाग में कोई और आइडिया होता है, वो किसी और बात को सोचता रहता है, और वो एब्सेंट माइंडेड होकर उसका माइंड कहीं और होता है, वो आपसे नजर नहीं मिलाता है। मदर कहती है, डांटती है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, when I'm speaking to you, remember, will you please look at me when I'm speaking to you? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? तो यहां पर हमने देखा कि अमेंडा को
चॉकलेट खाने से रोका गया अमेंडा को। अब देखिए, चॉकलेट खाना बच्चों का सबसे फेवरेट आइटम चॉकलेट्स। अब बच्चे को चॉकलेट खाने से रोकोगे तो क्या होगा, बच्चे थोड़े से नाराज होंगे। फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर का कि वो बच्चे को नहीं खाने देगी, लेकिन बच्चा रूठ जाता है, बच्चा उसे नेगेटिव वे में लेता है और बच्चे को शायद लगता है कि हमारी आज़ादी को, हमारी हर एक चीज़ों को ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं, ये गलत है। और फिर उसके अंदर में जो नेगेटिविटी है, जो गलत आइडियाज़ है, वहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अमांडा फिर इन चीज़ों को किस तरह से रिएक्ट करती है। फिर से एक बार हम पैरेंथेसिस देखेंगे, ब्रैकेट में देखेंगे कि उसकी इमेजिनेशन में अब कौन सी चीजें आ रहा है। आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Well, इससे पहले हमने देखा क्या कि अमेंडा मरमेड बन जाना चाहती थी, जलपरी, और वो पूरे सागर में अकेली होकर पूरे फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है, केयर फ्री होकर। हमने दूसरी बार देखा कि अमेंडा ऑर्फन बन जाना चाहती है और पूरे स्ट्रीट में विदाउट एनी केयर वो रोमिंग करना चाहती है, अपनी डस्ट पे पैटर्न बनाना चाहती है, खुश होना चाहती है, और सी थिंक्स दैट द साइलेंस इज ऑलवेज गोल्डन, और वो इन चीज़ों को देखकर अपने आप को जस्टिफाई करती है। फिर उसके इमेजिनेशन में है कि अपने आप को वो रैपेंजल कहती है। रैपुंजल ये एक फॉक टेल का एक कैरेक्टर है, एक फेरी टेल है जहां से इस कैरेक्टर को लिया गया है। ये रैपेंजल एक प्रिंसेस है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टावर में उसको कैद करके रखा गया है, और वो इस जगह में रखा गया है जहां पर कोई आ जा नहीं सकता है, जिसका आना जाना बंद है। अब क्या है कि खिड़की के सहारे वो उसके ये जो रापुंजल है वो सी इज फेमस एज ए गोल्डन फेरी कैरेक्टर। तो इसके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, गोल्डन कलर के हैं। तो क्या होता है कि जब जब कभी भी इसके टावर में इसके पास रैपुंजल के पास जाना होता है तो वो अपना बाल नीचे करती है और उसे एज ए रोप, वो रस्सी बनाकर कोई उसके ऊपर जाता है। तो दिस इज हाउ सी लिव्स। अब यहां पर वो कहती है कि आई एम ए रापुंजल, तो वो रापुंजल बनना चाहती है। क्यों? वो इसलिए कंपेयर करती है क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे है जहां पर और दूसरा कोई नहीं है, और अगर मान लो कि रैपुंजल से अगर कोई मिलने भी जाता है तो वो वहां पर पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने उस बाल को नीचे नहीं करेगी। उसे आवाज लगाया जाता है कि रैपुंजल रैपुंजल, तो फिर वो अपना बाल नीचे करती है। इस तरह से वो एक विच जो उसको रखी रहती है उसके ऊपर जाता है। तो यहां पर अमेंडा कहना चाहती है कि आई सर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर। वो इस स्टोरी को और थोड़ा मॉडिफाई कर देती है, नेवर कह के। वो कहती है नहीं, अरे रैपुंजल तो अपना बाल नीचे करती थी और फिर जिसे ऊपर आना होता था वो आ जाता था, मैं तो ऐसा भी नहीं करेगी। आई विल नेवर लेट माई ब्राइट हेयर डाउन। मैं अपने बाल को कभी नीचे ही नहीं करेगी। क्या होगा? फिर मेरे पास किसी का आना मुश्किल हो जाएगा। इट वुड बी देन इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रीच टू मी। अब वो अपने आप को सबसे इतना अलग करना चाहती है। वो एक ऐसे टावर में वो रैपुंजल की तरह रहना चाहती है जहां पर उसे कोई टोकने वाला नहीं हो। कैसा? कहती है कि लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कहता है इस तरह का जो लाइफ है, जिस तरह से रैपुंजल टावर में जी रही है ये प्रिंसेस, वो ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम काम एंड पीस एंड रेयर। अब ऐसी चीजें आपको बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, जो चीजें हमने रैपुंजल के साथ इस टावर में देखा। I'll certainly never let down my bright hair. वो कहती है कि नहीं, मैं रैपुंजल से भी थोड़ा और ज्यादा डिफरेंट हो जाऊंगी कि मैं अपने बाल को कभी I will never let it down so that कि none of the person would be able to come to me. तो मेरे पास कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। There is no possibility at all.
वेल, अब हमारे पास लास्ट स्टेंजा इस पोएम का है। अब हम देखेंगे कि रॉबिन क्लाइन ने इस लास्ट स्टेंजा में किस तरह से इस बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इशूज को, द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड के इशूज को वो लाती है। कहती है कि फिर से एक बार मदर अपने डॉटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रही है। लास्ट टाइम क्या बोल रही है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, anyone would think that I nagged at you Amanda. वाओ, इस बार मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। देखिए बच्चा, छोटा बच्चा, अगर आप उसे कुछ कहो, कुछ टोको, तो बच्चा मुंह फुला लेता है, नाराज हो जाता है। यहां पर सल्किंग मीन्स बिकमिंग एंग्री, एनॉयड, वो नाराज हो जाकर के चेहरा बना लेना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा, ये इतना जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाती हो, ऐसा गुस्सा ना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। मदर कहती है कि अमेंडा तुम बहुत ही मूडी हो। अब मूडी का मतलब क्या हुआ? कि मूडी का मतलब हुआ कि ऐसा माइंड जो कभी भी बदल सकता हो। अभी खुश है, कभी दुखी हो जाएगी, कभी वो सर्टेनली फटाफट चेंज होता रहता है। अमेंडा की मदर उसे कहती है कि फटाफट तुम ये सल्किंग बंद करो, तो गुस्सा ना बंद करो। फिर वो कहती है कि अमेंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम इतना मूडी क्यों? कितना जल्दी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाता है और तुम अनहैप्पी हो जाती हो, सैड हो जाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। वाओ, मदर कहती है कि अमेंडा, अरे कोई आएगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि हम हमेशा तुम्हें डांटते रहते हैं, मेरे कारण तुम हमेशा दुखी रहती हो, हम तुम्हें परेशान करते हैं। वाह, देखिए यहां पर वो कहना चाहती है कि तुम ऐसा क्यों बना लेती हो चेहरा, तुम क्यों दुखी हो जाती हो। और कोई, जैसे हमारे यहां भी होता है कि हमारे आंगन, हमारे घर कोई दूसरे घर के लोग आ जाएं और जब हम अपने बच्चे को डांटते रहते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है या फिर हम बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। तो वो कहना चाहती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अगर कोई देख ले, सुन ले, तो वो हमें ही कहेंगे कि देखो मैं तुम्हें डांटता हूं जिसके कारण तुम दुखी हो। यहां पर आयरनी देखिए, वास्तव में ऐसा तो हो रहा है। उसकी मदर तो बार बार उसे टोक रही है, बार बार उसे एनॉय कर रही है, और ऐसा तो वो कर ही रही है जिससे वो अनहैप्पी है। फिर वो कह रही है कि कोई आएगा तो सुनेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं। दिस इज आयरनी। वो कहना चाहती है दैट कि एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। यहां नैगिंग का मतलब हुआ परेशान करना, डांटना, इरिटेट करना, स्कोल्ड करना। तो अगर आप देखेंगे तो वो तो ऐसा कर ही रही है। फिर वो कहना चाहती है कि मैं ऐसा नहीं करती हूं, या फिर लोग नहीं समझे कि मैं अपनी बेटी को डांट रहा हूं, या फिर इसके मेरे कारण, मेरे एक्टिविटीज़ के कारण वो हमेशा इस तरह से रिएक्ट करती है, या फिर वो नेगेटिव थॉट रखती है। वेल, तो हमने देखा कि दिस वाज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। अब हम सबसे पहले इसकी लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे, और उस पोएटिक डिवाइसेस के बाद हम कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट थीम्स, जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं, जो कुछ हमने रिफ्लेक्शंस जो समझ पाया, दैट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कन्वे टू यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पोएम है, ये पोएम में बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सबसे पहले हमने देखा आपको कि इसमें पैरेंथेसिस का यूज हुआ है। पैरेंथेसिस हम कहते हैं जिसमें कुछ ऐसा रिमार्क, जिसमें कुछ इस तरह की आइडिया जो ये बताता हो कि वो एक इमेजिनेशन है, वो एक थॉट है, वो दैट इज नॉट आई मीन द स्पोकन वर्ड्स और द लाइन्स ऑफ एनीवन। तो वो हमने पैरेंथेसिस देखा। सबसे पहले हम देखते हैं एनाफोरा का यूज हुआ है। एनाफोरा का यूज किस तरह से हुआ है? तो इसमें कुछ वर्ड्स को, फ्रेजेस को बार बार रिपीट हुआ है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि डोंट यू, डिड यू, डोंट यू और डिड यू को रिपीट किया गया है। डोंट को रिपीट किया गया है और डिड यू को भी रिपीट किया गया है। सो दिस इज एनाफोरा। अब हमने देखा कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसमें राइमिंग स्कीम भी बहुत इजी है। हमने देखा क्या कि पहला स्टेंजा में
अमेंडा, अमेंडा, और फिर फोर्थ लाइन में अमेंडा, 3 बार अमेंडा आया, तो इस तीनों बार को अमेंडा को हमने ए बना दिया, तो ए, और फिर एक स्ट्रेट आया साउंड तो उसको बी बना दिया। फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा ए बी ए, और फिर हमने जो इसके जो पैरेंथेसिस में हमने देखा सेकेंड स्टेंजा में लास्ट सी मी और फुली ई, तो ई साउंड बार बार आ रहा है, तो इस तीनों को हमने सी बना दिया। तो इस तरह से है ए बी ए, देन जो 3 लाइंस है उसके हमने सी, और यही चीज पूरे पोएम में रिपीट होता है। तो राइमिंग स्कीम इसका बहुत ही इजी था, ए बी ए, एंड देन तीनों लाइन में सी एंड सी। दिस इज द राइमिंग स्कीम फॉलोड थ्रू आउट द पोएम। अब हम तीसरा चीज देखना चाहते हैं, एसोनेंस का यूज हुआ है। एसोनेंस कहां यूज हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो लाइन है थॉट, ये थर्ड स्टेंजा का थर्ड लाइन है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। आई थॉट में ओ, टोल्ड में ओ, यू में ओ, टू में ओ, एंड देन योर में और शूज में। तो हमने देखा इस पूरे लाइन में इस ओ साउंड डोमिनेंट है। तो हमने एसोनेंस का बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखा, थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, इन सब में आप देख लीजिए इस लाइन में पूरा ओ साउंड डोमिनेंट है, वॉवेल साउंड डोमिनेंट है, एंड देयरफॉर एसोनेंस। अब हमारा चौथा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन में हमने क्या देखा कि किन चीजों को बार बार रिपीट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो अमेंडा जो नाम है वो कई बार रिपीट हुआ है। हमने देखा डोंट जैसा शब्द भी रिपीट हुआ है, डोंट, देन अमेंडा, सेवरल टाइम्स इट हैज कम। तो ये हमने रेपिटेशन देखा जिसमें अमेंडा और डोंट मिला। अब हम चलते हैं आगे, हम मेटाफॉर का यूज देख रहे हैं। मेटाफॉर में क्या होता है कि जो जिसमें 2 चीजों को कंपेयर किया जाता है, उसमें अनलाइक कंपैरिजंस होता है, जैसे कि एज और लाइक नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजंस होता है उन चीजों में। जैसे हमने देखा मेटाफॉर के लिए यहां पर साइलेंस इज गोल्डन, तो साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया। फिर हमने देखा कि फ्रीडम इज स्वीट, फिर फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया। फिर हमने एक जगह देखा रपेंजल कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, तो रपेंजल अपने आप को ऑर्फन से कंपेयर करती है जबकि वो होती नहीं है। तो यहां पर मेटाफॉर का बहुत ज्यादा इस पोएम में यूज हो रहा है। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, आई एम एन रपेंजल। नाउ अब हम जाते हैं एलूजन में। अब इसमें एलूजन क्या होता है, तो एलूजन होता है जिसमें हम कुछ जो फेमस फेरी टेल्स हैं या हिस्ट्री हैं या फॉक टेल्स हैं, उसमें से जब हम कोई कैरेक्टर को निकाल करके जब उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो एलूजन कहलाता है। तो हमने यहां पर एलूजन में देखा क्या कि इस पोएम में 2 ऐसा फेरी टेल का कैरेक्टर आया। जब हमारे ये रॉबिन क्लाइन ने कही कि एक बार अमेंडा मरमेड बन जाना चाहती है, तो ये मरमेड भी एक फेरी टेल का कैरेक्टर है, और एक बार वो अपने आप को रपेंजल बनना चाहती है, तो रापुंजल भी वो फेरी टेल का कैरेक्टर है। तो ये 2 कैरेक्टर यहां पर एलूजन के तौर पे यूज हुआ है। तो एलूजन का हमने बहुत सुंदर एग्जांपल देखा, ये फेरी टेल के कैरेक्टर है, उसका नाम मरमेड है और रापुंजल है। फिर हम आते हैं 7th नंबर पे, हमने यहां पर कॉन्सोनेंस भी देखा है। कॉन्सोनेंस में हम देख सकते हैं एक लाइन है जहां पर ये लाइन है केयर ब्राइट हेयर। अब केयर ब्राइट हेयर इज वेयर, we'll see where it is. Now let down here. I have not a care, tranquil and rare. I am speaking to you. So here we'll see care, bright and here. In consonants, here R sound is, consonant sound is repeated. So हम क्या देख रहे हैं कि consonant में इस लाइन में आर साउंड रिपीट हो रहा है। अब हम आते हैं एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन क्या होता है, तो
एलिट्रेशन मतलब होता है कि 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स या फिर जो नियरेस्ट वर्ड्स में वो जो बिगिनिंग का साउंड होता है वो रिपीट हो, चाहे वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, दोनों ही एलिट्रेशन कहलाता है। तो आप अब देखेंगे स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट में स्टॉप में एस, स्लॉचिंग में एस, सिट में एस और स्ट्रेट में एस। तो एस साउंड यहां पर हम हर एक वर्ड के बिगिनिंग में देखते हैं, तो बहुत सुंदर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि ये एलिट्रेशन का यूज है जो सेकेंड स्टेंजा है उसके सेकेंड लाइन में इनहैबिटेंट्स, और इनहैबिटेंट्स में आई और इज में भी आई है, तो आई दोनों वॉवेल साउंड है जो बिगिनिंग में है, रिपीट हुआ, एलिट्रेशन का एग्जांपल है। फिर से हम थर्ड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में देखते हैं जो यू फिनिश योर होमवर्क, यहां यू और योर वाई साउंड रिपीट हुआ है, यहां पर एलिट्रेशन है। फिर हम बार बार एलिट्रेशन का यूज देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा में भी फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन है जिसमें एम एन ए का साउंड रिपीट हुआ है। और फिर से जो फिफ्थ स्टेंजा है उसमें भी हमने ए साउंड का रिपीट हो देखा। तो अगर एक देखा जाए तो एलिट्रेशन का यूज पूरे ही पोएम में भरपूर से हुआ है, बहुत ज्यादा एलिट्रेशन का यूज हमें देखने को मिला। तो हमने एलिट्रेशन का यूज देखा, फिर हमने आपको कहा कि पैरेंथेसिस जो है वो फिगर ऑफ स्पीच में ये इसको हम पंक्चुएशन में ब्रैकेट्स कहते हैं, इसको पैरेंथेसिस को। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या रखें, यहां पर क्या देखें, तो ये एक आइडियाज है, ये एक रिमार्क है, ये एक तरह से थॉट्स है, इमेजिनेशन है, जो ये बताता है कि ये किसी भी कैरेक्टर का डायलॉग्स नहीं होता है और वो एक जस्ट कल्पना होता है, इमेजिनेशन होता है। तो इस तरह से हमने स्टेंजा 2, 4, 6 में जो देखा वो पैरेंथेसिस का यूज देखा था। ये एक्चुअली जो होता है कि किसी भी चीज के मतलब रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इन चीजों को हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है। हमने कई फिगर ऑफ स्पीच को आपको बता दिया, फिर से एक बार बता देते हैं कि एनाफोरा का यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम इसका AABACC है, एसोनेंस का यूज हुआ है, रेपिटेशन का यूज हुआ है, मेटाफॉर का यूज हुआ है, एलूजन का यूज हुआ है, देन कॉन्सोनेंस यूज हुआ है, देन एलिट्रेशन का यूज हुआ है, देन पैरेंथेसिस जो हम लोग देखते हैं कि 2, 4 और 6 स्टेंजा में जो यूज किया गया है वहां पर पैरेंथेसिस का यूज किया गया है। वेल, अब इन वेरी few words I want to give you the central theme of this poem. सेंट्रल थीम है कि बच्चे जब बड़े होते रहते हैं, छोटा बच्चा, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को वो कैसे टैकल करें, इसके लिए उनको पेरेंट्स का हेल्प चाहिए। पेरेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। दे डेफिनेटली वुड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, उसके मन की बात को समझना होगा। उनके अंदर में जिस किसी भी तरह से जो नेगेटिविटी डेवलप हो रहा है, पेरेंट्स को उस नेगेटिविटी को दूर करना होगा। और बच्चे को जो हम हमेशा ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन चीज़ों को भी चेक करना होगा कि अगर एक ही काम को बार बार किया जाए तो वो बोरिंग हो जाता है। तो उसे पोलाइटली हम्बल होकर या फिर उसके लेवल में जाकर उसे हमें समझाना होता है, या फिर वो जो उम्र होता है वो एक्चुअली वो इनोसेंट होता है, इग्नोरेंट होता है। तो वहाँ पर काफ़ी बारीकी के साथ उसे समझाना होता है, क्योंकि ये जो स्टेज होता है जहाँ पर बच्चा बहुत कुछ नया नया थॉट्स लेकर आता है, उसके मन के अंदर में बहुत सारी बात होता है। तो इन सारे चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए ये पेरेंट्स का गाइडलाइन बहुत ही एसेंशियल होता है। और पेरेंट्स को साथ में ध्यान ये भी रखना होता है कि इन्हें भी छोटे छोटे चीज़ों के लिए आज़ादी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को ये छोटी छोटी गलतियां करना इनका स्वभाव होता है। तो उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये लोग हमारे ऊपर में ज़बरदस्ती कर रहे हैं या हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो उसे ऐसा लगे कि ये जो कोड एंड कंडक्ट है या ये भी जो भी चीज़ें मैनरिज्म का उन्हें बताया जाता है वो उनके लिए एसेंशियल है, ताकि उनको भी, बच्चे को भी उसको फॉलो करने में वो बिल्कुल आसान हो। तो मेरा ये मानना है कि ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक कि इसमें जिस तरह से कंसर्न्स और थीम को रखा गया है कि अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड
और उसको एक कंसर्न बनाया गया कि किस तरह से बच्चे को हम डेवलप करें, आगे बढ़ाएं, ताकि उनके अंदर में नेगेटिविटी नहीं जाए। तो ये एक पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है इसके अंदर में, उनको भी इन चीज़ों को समझना होगा, और फिर ये दोनों ही के लिए एक समझदारी और एक इंपॉर्टेंट मैसेज वाला पोएम है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। आई होप कि आपने यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ दिस poem, and I hope now you have a very perfect idea and conception about this poem. Thank you very much. I wish that if you are new to my channel, you definitely would subscribe my channel, like and comment, and if you are a regular viewer, definitely you would like and comment and definitely share my videos to all students so that they can get the advantage. See you. Bye. Take care.